हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकाश है और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी के क्षितिज का चैप्टर नंबर 10। कहानी का नाम नेताजी का चश्मा है, जिसको लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। इसके पहले कि हम कहानी पर नज़र डालें, आइए एक नज़र लेखक पर डालते हैं। लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म 20/1/1947 में हुआ था। इनका जन्म स्थान इंदौर है। इन्होंने अपनी शिक्षा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ली। इनके महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है सूरज कब निकलेगा, ईंधन, बीच में विनय, जलते जहाज पर। इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2019 में हो गई। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में इंदौर में हुआ था और इन्होंने अपनी पढ़ाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की और उसके बाद इन्होंने औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की। बचपन और नौकरी राजस्थान में बीतने की वजह से इनकी कहानियों में राजस्थान की महक साफ साफ प्रतीत होती है। पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। इनकी कहानियाँ मध्यम वर्ग के आसपास घूमती हुई मिलती हैं। कहानी का शीर्षक नेताजी का चश्मा है। तो आइए देखते हैं इस कहानी के बारे में। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसे एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य द्वार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। ये कहानी जो है, अभी तक जैसा हमने पढ़ा, तो एक छोटे से कस्बे के बारे में है और काफ़ी छोटा कस्बा है और उसमें गुजरने वाले एक व्यक्ति का नाम यहाँ मेंशन किया गया है, जिनका नाम है हवलदार साहब, जिनको कंपनी के काम से हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, कस्बा बहुत छोटा था। 2-4 छोटे पक्के मकान, एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, सिनेमा घर और एक नगर पालिका। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ काम भी करवा दिया करती थी। कभी कोई सड़कें बनवा दी, कभी पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। हालांकि कभी इसी नगर पालिका ने, किसी प्रशासनिक व्यक्ति ने, अधिकारी ने एक शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा बनवा दी, जो कि संगमरमर की थी। तो ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, और या कह लें तो उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी प्रति में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची।
जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वगैरह वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पे चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। मूर्ति तो बना दी थी नगर पालिका ने संगमरमर की, और शायद बजट कम होने की वजह से हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम दे दिया गया था, जिन्होंने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिलाया होगा। मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से लेके कोट के दूसरे बटन तक कुछ 2 फुट ऊंची, जिसे हम कहते हैं बस्ट। मूर्ति काफ़ी सुंदर थी, नेताजी काफ़ी सुंदर लग रहे थे, और उनको देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह वगैरह नारे याद आने लगते थे। सब कुछ ठीक था, बस एक चीज़ की कमी थी। वो क्या था? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। चश्मा था तो, लेकिन संगमरमर का नहीं था। आगे देखते हैं। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। भाई वाह, वाह भाई, यह आइडिया भी अच्छा है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति के कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। मूर्ति तो संगमरमर की बन गई, लेकिन उसका चश्मा जो था वो चश्मा संगमरमर का नहीं था। चश्मा था चौड़े काले फ्रेम का चश्मा, जो कि मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब, जो कि काम के सिलसिले में हर 15 दिन पे उस बस्ती में आया जाया करते थे, उन्होंने जब पहली बार इसको देखा तो रुक गए और चौराहे पे पान खाने रुके थे वो, उनकी नज़र उस पर गई और उन्होंने इस चीज़ को नोटिस कर लिया। लक्षित करना मतलब नोटिस कर लेना, है ना। उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया तो उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई और उन्होंने मन ही मन में बोला, वाह भाई, यह आइडिया भी अच्छा है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप से वो निकल गए कस्बा छोड़ के, लेकिन फिर भी हवलदार साहब के दिमाग में वो मूर्ति की बात ही चलती रही और ख़ासकर उस चश्मे के बारे में। और काफ़ी सोच विचार करने के बाद उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि चलो कोई नहीं, अच्छी बात है ना। कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास काफ़ी अच्छा है ना, इसे सराहनीय कहा जाना चाहिए, क्योंकि महत्व मूर्ति के रंग रूप का नहीं बल्कि उस भावना का है, वरना देशभक्ति आजकल तो मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने क्या पाया कि वो चश्मा फिर बदल गया है। मूर्ति में कुछ अंतर है, चश्मा बदल जा रहा है। पहले चश्मा मोटे फ्रेम वाला था, अब तार का फ्रेम वाला चश्मा आ गया, गोल चश्मा। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। कौतुक बोले तो क्यूरोसिटी। उनको लगा, वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। अगली बार आए, उनको फिर नया चश्मा दिखा। हवलदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते और हर बार गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना,
मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्मनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए थे। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसे चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो हलदार साहब जब भी इस चौराहे से गुजरते थे और रुक के पान खाते थे तो हमेशा वो उस मूर्ति को देखते थे और मूर्ति हमेशा पाया करते थे कि हर बार मूर्ति का चश्मा बदल जा रहा है। तो एक बार जब उनकी क्यूरोसिटी उनसे सहन नहीं हो पाई तो उन्होंने उस पान वाले से ही पूछ लिया कि भाई क्या बात है, ये चश्मा बार बार कैसे बदल जाता है? पान वाला काला, मोटा, खुशमिजाज व्यक्ति था। उसने खुद के मुंह में पान लिया हुआ था। प्रश्न सुनते ही वो आंखें आंखों में मुस्कुराया और पान को थूकते हुए हलदार साहब को बोला, कैप्टन चेंज कर देता है, कैप्टन चश्मे वाला। हलदार साहब ने पूछा, क्या चेंज कर देता है? पान वाले ने समझाया, चश्मा चेंज कर देता है। तो उन्होंने फिर से पूछा, क्यों चेंज कर देता है? तो पान वाले ने बताया कि मान लीजिए कोई ग्राहक आ गया जिसको वही चश्मा चाहिए, तो वो चश्मा निकाल के उस ग्राहक को दे देता है और नया चश्मा उसको पहना देता है। अब हलदार साहब को कुछ बात समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। हलदार साहब को थोड़ी बहुत बात समझ आ गई थी कि भाई एक चश्मे वाला है कैप्टन, वही बार बार चश्मे को बदल देता है और मान लो उसके दुकान पे कोई ग्राहक आता है तो वो उसी चश्मे को दे देता है उतार के। अगर उसको वो चश्मा पसंद आ गया जो नेताजी को उसने पहना के रखा है, वो उतार के वो ग्राहक को दे देता है और फिर नया चश्मे का फ्रेम पहना देता है। उस कैप्टन को सुभाष चंद्र बोस की बिना चश्मे की प्रतिमा शायद अच्छी नहीं लगती या फिर उसको बहुत ज़्यादा दुखी करती है, आहत करती है, इसलिए वो बार बार ऐसा करता है। फिर दोबारा हलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि यार ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? लेकिन नेताजी का ओरिजिनल चश्मा भी तो बना होगा जब प्रतिमा बनी है। तो पान वाले ने बोला कि मास्टर बनाना ही भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली, यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और निकल गया होगा। उफ।
हलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? हलदार साहब ने, यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक ही था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बना के देने का वादा किया होगा और जल्दी जल्दी में वो तय नहीं कर पाया होगा कि पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला चश्मा कैसे बनाया जाए, या फिर हो सकता है कुछ बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा या पत्थर का चश्मा अलग से बना के फिट किया गया होगा और वो निकल गया होगा। हलदार साहब को बड़ा ही ये सब कुछ विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए उन्होंने पान के पैसे दिए और जीप की तरफ बढ़ दिए। जीप की तरफ बढ़े ही थे कि फिर रुके, पीछे आए और पान वाले से जाकर दोबारा पूछा कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हलदार साहब को ध्यान से देखा और फिर अपनी लाल काली बत्ती दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है वो पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक की और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। हलदार साहब ने पूछा कि भाई क्या ये कैप्टन आज़ाद हिंद फौज में था या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सहयोगी था? तो उसने बोला नहीं नहीं, वो क्या जाएगा कहीं पे, वो तो लंगड़ा है। साथ ही साथ उसको पागल ही बोल दिया और पागल बोलते हुए उसने दिखाया कि वो देखो वो आ रहा है। हलदार साहब को एक पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पलट कर देखा तो हक्के बक्के रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा व्यक्ति जो कि सर पे गांधी टोपी लगाए हुए था, आंखों पर काला चश्मा लगा था, एक हाथ में छोटी सी संदूक थी और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए वो गली से निकला ही था और उसने एक बंद दुकान के सहारे अपने बांस को टिका दिया। तब जाके हलदार साहब को पता चला कि इसकी दुकान भी नहीं है, यह तो फेरी लगाता है। हलदार साहब चक्कर में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि भाई पूछते हैं कि भाई इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या इसका यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ साफ मना कर दिया कि वो इस बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही साथ ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। आगे देखते हैं। काम भी था। हलदार साहब जीप में बैठकर चल दिए। 2 साल तक हलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्तियाँ बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए हलदार साहब जीप में बैठ के उस दिन चले गए। 2 साल तक उस कस्बे से गुजरते रहे और हर बार जब गुजरते तो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर कोई ना कोई चश्मा लगा रहता था। कभी चश्मा गोल हुआ करता था, कभी काला, कभी चौकोर, कभी धूप का चश्मा तो कभी गोल गोल चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा जरूर हुआ करता था। और यह चश्मा, बदलता हुआ चश्मा, हमेशा हलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के क्षण दिया करता था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था
उस दिन पान की दुकान ही बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, अरे भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपने धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहें, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आकर बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पे रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखें, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा रखा था, जैसा बच्चा बना लेते हैं। हलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। क्या हुआ कि एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पे कोई चश्मा ही नहीं था। दुकान भी बंद थी पान की, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी आए, अगली बार ही मूर्ति आंखों पर चश्मा नहीं था। हलदार साहब ने पान वाले के पास पान खाया और फिर पूछा, अरे भाई क्या बात है, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। वो पीछे मुड़कर उसने पान थूका और सिर झुकाकर धोती के सिरे से आंखों को पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। इसके बाद हलदार साहब कुछ ना पूछ पाए। उन्होंने चुप पान के पैसे दिए और चुपचाप आकर जीप में बैठे और चले गए। बार बार सोचते कि यार क्या क्या होगा उस कौम का जो देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे से गुजरने से पहले उन्हें ध्यान था कि इस बार सुभाष जी की प्रतिमा पर कोई चश्मा नहीं होगा। मूर्ति तो वही प्रतिष्ठापित होगी, पर उनकी आंखें खाली होंगी। उनकी आंखों पर लगा चश्मा आज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मास्टर तो बनाना भूल गया है और कैप्टन मर गया है। यह सोचकर उन्होंने पहले ही सोचा कि आज वो नहीं रुकेंगे और ना ही वहाँ पान खाएंगे, मूर्ति की तरफ भी नहीं देखेंगे, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से भी कह दिया, चौराहे पे रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान कहीं और खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर जैसे ही चौराहा आया, मूर्ति की तरफ नज़र गई और ऐसा देखा कि तुरंत चिल्ला उठे, रोको। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। हलदार साहब तुरंत दौड़ते हुए मूर्ति के सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चा बना लेते हैं। हलदार साहब बहुत भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। यह कहानी देशभक्ति के ऊपर थी और इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से एक छोटे से कस्बे में बने हुए एक छोटे से प्रतिमा की वजह से भी मनुष्य के अंदर, यानी कि हलदार साहब के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है। यही एक अच्छे लेखक की निशानी है कि वो अपने छोटे से छोटे पात्र को भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके उस कहानी में रंग और जोश भर देता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप अगर चाहते हैं कि मैं और भी नए नए वीडियोस लेके आऊँ आपके सामने, तो प्लीज़ लाइक,
share and subscribe. Please do leave your views in the comment section. And अगर आप मुझसे कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप वो भी बताएं। मैं जल्द ही जल्द उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपके सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।